गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर। ब्रिटिश संविधान की प्रथम विशेषता है विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, वरन उसका विकास हुआ है और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई है। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ है। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई है और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का फल हैं। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। वर्तमान समय में जबकि ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं, इसी कारण उन्होंने अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानून के रूप में कुछ अंश भी है, लेकिन उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है। और प्रमुखता संविधान के इसी लक्षण के कारण डी टॉकविले और थॉमस पेन के द्वारा तो उसके अस्तित्व पर ही संदेह व्यक्त कर दिया। न्यूमैन ने इस संबंध में लिखा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान की तीसरी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अंग्रेजी विद्वान एंसन ने तो यहाँ तक लिखा है कि हमारी पार्लियामेंट जंगली चिड़ियों अथवा शैल मछलियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, या लाखों नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है, अथवा उसका वितरण और नवीन निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद लचीला है, ब्रिटिश संविधान लचीला है और ब्रिटेन में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है, किंतु व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और सुस्थापित जनतंत्रीय परंपराओं ने संविधान की मूल व्यवस्था में परिवर्तन का कार्य बहुत कठिन कर दिया है। ब्रिटेन में यह एक परंपरा स्थापित हो गई है कि संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय तक न किया जाए जब तक कि आम चुनाव में उस विषय पर जन सहमति प्राप्त न कर दी जाए। उदाहरण के लिए 1911 के संसदीय अधिनियम के आधार पर लॉर्ड सभा के अधिकार में कटौती करने से पूर्व 1910 में लोक सदन को विघटित करने से पूर्व उस विषय पर जन स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। ब्रिटिश संविधान की चौथी विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता। यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, लेकिन इतना अंतर कहीं नहीं पाया जाता जितना कि ब्रिटेन में। ऑग ने कहा है, सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, पर जितने अधिक रूप में ये अंग्रेजी संविधान में पाया जाता है उतने किसी संविधान में नहीं पाया जाता। सिद्धांत और व्यवहार के अंतर के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रथम, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र पाया जाता है। द्वितीय, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है, किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्ति के पृथक्करण के स्थान पर शक्ति का केंद्रीकरण पाया जाता है। तृतीय, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता ये है कि वह स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है।
सिद्धांत और व्यवहार में इस अंतर के कारण ऑग ने कहा है, सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्र है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वास्तव में वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से होता है जिसमें न केवल सम्राट का पद हो, वरन सम्राट के पास सीमित शक्तियाँ हों। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से पूर्व ब्रिटेन में इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। यद्यपि आज निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है, किंतु जहाँ तक सैद्धांतिक अध्ययन का प्रश्न है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था आज भी वैसी है जैसे कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से पूर्व रही। रूप की दृष्टि से सीमित संवैधानिक राजतंत्र। सीमित संवैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें राजा का पद तो हो, परंतु उसकी शक्तियां संविधान के द्वारा मर्यादित की गई हों। जहाँ तक रूप या गठन का संबंध है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सीमित संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है, क्योंकि सम्राट को अपने कर्तव्य के निर्वहन में सहायता देने हेतु मंत्रिमंडल और संसद जैसी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद और संसद लोकतंत्रात्मक संस्थाएं हैं और सम्राट संविधान के द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग इन लोकतांत्रिक संस्थाओं की सहायता के आधार पर कर सकता है। सम्राट पद की शक्तियां सीमित हैं और उसके द्वारा मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। अतः संगठन की दृष्टि से इसे सीमित संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें राज्य की शासन शक्ति जनता में निहित हो और राज्य का प्रधान जनता के द्वारा निर्वाचित हो। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन व्यवस्था चाहे निरंकुश राजतंत्र हो, जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, ब्रिटेन निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। सिद्धांत में सम्राट की शक्तियाँ चाहे कितनी ही लंबी क्यों न हो, व्यवहार में सम्राट मंत्रिमंडल और संसद के हाथों की कठपुतली है। सम्राट की वास्तविक स्थिति के संबंध में बेजोड़ ठीक ही लिखते हैं। यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को भी पारित कर उसके पास प्रेषित कर दें तो उसे उसके पर भी हस्ताक्षर करने होंगे, अर्थात उसे अपने मृत्यु आदेश पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। अर्थात सम्राट की समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल के हाथों में चली गई है, जो स्वयं लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है और लोक सदन जनता की इच्छा के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्रदान करता है, लेकिन उनकी स्थिति और कार्य किसी भी रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से भिन्न नहीं है। ब्रिटिश जनता के सभी वर्गों में सम्राट को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है और आज सम्राट ब्रिटेन का वैसा ही जननेता है जैसा कि किसी अन्य देश में कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लास्की लिखते हैं, राजतंत्र ने अपने आप को जनता के हाथों में बेच दिया है। और ऑग कहते हैं, इंग्लैंड की स्थिति आज मुकुटधारी गणतंत्र की है। इस प्रकार आज हमने कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया है। कल हम ब्रिटिश संविधान की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।